की सुनोगे तो जमीन पर रह जाओगे, लेकिन खुद की सुनोगे तो चांद तक भी पहुंच जाओगे। नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की इस सभा में आपका बहुत ही बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं। भैया जो पिछली सभा करी थी हमने क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 सम्मिश्र संख्या और द्विघात समीकरण की, उसमें मैंने आपको क्या सिखा दिया था मेरे भाई? विविध प्रश्नावली के सवाल नंबर 12, 13, 14, 15 और 16 इन सभी को हमने क्या कर लिया था मेरे भाई? पूरे जोश के साथ कंप्लीट कर लिया था। तो आज की इस सभा में हम सवाल नंबर 17, 18, 19 और 20 चारों को कंप्लीट करेंगे और इस प्रश्नावली और इस चैप्टर को भी यहीं पर फिनिश कर देंगे मेरे भाइयों। तो सवाल नंबर 16 क्या कहता है, चलिए शुरू करते हैं। यहां पर तो सवाल नंबर 16 में क्या है, देखिए एनसीईआरटी आपके समक्ष रखी होगी मेरे भाइयों। सवाल नंबर 16 है, अल्फा और बीटा दो अलग अलग डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहां पर जहां बीटा का मॉडुलस क्या दिया गया हमें, एक। देखें सवाल नंबर 16 क्या कहता है, अल्फा ऐसे लिखेंगे, अल्फा और बीटा दो भिन्न सम्मिश्र संख्या है। भिन्न मतलब अलग अलग है, दो भिन्न सम्मिश्र संख्याएं हैं। क्या है भाई? भिन्न सम्मिश्र संख्याएं। कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई यहां तक तो। जहां बीटा का मापांक कितना दिया गया है हमें, एक। तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है मापांक बीटा माइनस अल्फा डिवाइड में 1 माइनस में अल्फा का बार और बीटा का मापांक। यानी कि इसका क्या ज्ञात करना है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। हमें जो जानकारी दी गई है, क्या जानकारी दी गई है कि अल्फा और बीटा दो अलग अलग सम्मिश्र संख्या हैं। तो बीटा के मापांक का मान आपको एक दिया गया है, हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। ये क्या होगा, क्या होगा मेरे भाई? देखिए एक बात सुनिए बड़े ध्यान से कि बीटा और बीटा का बार का गुणनफल उसके इस मापांक के तुल्य आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि देखिए कोई सम्मिश्र संख्या और उसके संयुग्मी का गुणनफल उसके मापांक के स्क्वायर के इक्वल होता है या नहीं होता? अरे होता है ना। तो ऐसे ही बीटा भी एक सम्मिश्र संख्या है, इसका बार बराबर में किसके तुल्य आना चाहिए? इसके बार के, इसके सम्मिश्र संख्या के मापांक के स्क्वायर के तुल्य आना चाहिए भाई। आना तो चाहिए यार निश्चित रूप से। और आपकी बीटा की वैल्यू क्या है यहां पर, एक। तो मैं इसके स्थान पर एक लिख दूंगा। तो बीटा बार बराबर में एक का स्क्वायर कितना आएगा भाई? एक। तो बीटा बार बराबर में एक, क्या आ गई इसकी वैल्यू? एक। अब हमें एक कहीं दिख रहा है क्या इस सवाल में? इसमें कहीं एक दिख रहा है क्या आपको? ये रहा ना एक। तो इस एक के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? बीटा बार। क्या लिख सकते हैं भाई? बीटा बार। तो हम लिख रहा हूं, देख, बीटा माइनस अल्फा, बीटा बार माइनस अल्फा बार और बीटा। आप क्या कर लेंगे भैया? सुनेंगे बड़े ध्यान से यहां पर, क्या Z1 डिवाइड में Z2 का मापांक अलग अलग करके मापांक निकाल लेते हैं। तो अलग अलग करके मापांक, प्रॉपर्टी होती है ना मापांक की, मॉडुलस की, वही लग जाएगी भाई। तो देखें मापांक बीटा माइनस में अल्फा डिवाइड में बीटा बार माइनस में अल्फा बार और बीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलग अलग हमने कर दिया यहां पर, तो इट्स वेरी सिंपल फॉर अस। अब क्या करेंगे यहां पर, देखें बीटा, यहां पर भी बीटा, यहां पर भी बीटा, तो दोनों को क्या ले लेंगे? कॉमन। यहां में दोनों में से क्या ले लेंगे? बीटा कॉमन। तो बीटा माइनस अल्फा डिवाइड में बीटा और आपका बीटा बार माइनस में अल्फा बार। क्या भाई? बीटा बार माइनस में अल्फा बार। अब यहां पर क्या प्रॉपर्टी लगेगी? अब यहां पर प्रॉपर्टी लगेगी मेरे भाइयों, देखिए Z1 Z2 का बार, दोनों का बार नहीं, सॉरी, दोनों का मापांक निकालेंगे। अगर गुणनफल का मापांक निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा? अलग अलग करके सम्मिश्र संख्याओं का मापांक निकालकर गुना कर दीजिएगा। तो भैया देखिए यहां पर भी वही प्रॉपर्टी लगेगी। कुछ स्टेपों को हम हटा रहे हैं क्योंकि बोर्ड हमारा फुल हो गया है मेरे साथियों। तो किन स्टेपों को हटा रहे हैं? इन स्टेपों को हटा रहे हैं भैया। ये आपके एकदम क्लियर हो गए होंगे, आई होप सो वेल। तो अब देखिए मेरे साथियों क्या करते हैं, बीटा माइनस में अल्फा, तो बीटा यहां पर, फिर बीटा का संयुग्मी, सॉरी बीटा का संयुग्मी अल्फा का संयुग्मी। बीटा भी एक अलग सम्मिश्र संख्या है, अल्फा भी एक अलग सम्मिश्र संख्या है। तो एक प्रॉपर्टी यहां पर भी लग जाएगी, अलग अलग सम्मिश्र संख्याओं का बार लग रहा है और उनमें से घटाया हुआ है। अगर अरे यार एक पर ही लगा लो, क्या लगा लो? एक पर ही लगा लो। यानी कि कहने का मतलब है
Z1 माइनस में Z2 क्या होगा आपका, Z1 माइनस में Z2 का बार क्या होगा, Z1 माइनस में Z2 का बार। सेम वही तरीका लगेगा, यानी कि क्या आ जाएगा हमारा, देखें भाई, बीटा माइनस अल्फा का बार, सॉरी मापांक आपका बीटा यहां पर है ही, क्या है आपका बीटा यहां पर है ही, और ये तो आपको हो जाएगा बीटा माइनस में अल्फा का संयुग्मी। और मेरे भाई बीटा माइनस में अल्फा का संयुग्मी, यानी कि इसका जब आप मॉडुलस निकालोगे तो वो इसके ही तुल्य आएगा या नहीं आएगा, निश्चित रूप से आएगा मेरे साथियों। तो हम इसको मतलब देखिए, बीटा माइनस में अल्फा मापांक बीटा, यार क्या क्या समझा रहा हूं मैं, ए प्लस में बी का, ए प्लस में आयोटा बी का आपने क्या ले लिया, मॉडुलस ले लिया, और आपने ए माइनस में आयोटा बी यानी कि इसके संयुग्मी का भी मॉडुलस ले लिया, तो तुल्य ही तो आएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का अंडर रूट ही तो आएगा ना। तो यहां पर भी बीटा बीटा माइनस में अल्फा सेम कैंसिल, अब क्या बचेगा, यहां पर देखिए 1 बाई बीटा, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 बाई बीटा की वैल्यू, 1 बाई बीटा की वैल्यू होती है आपकी, मतलब बीटा की वैल्यू क्या होती है आपकी 1, तो कितना आ जाएगा, आंसर विल बी 1। तो आपका इसकी वैल्यू क्या आएगी, बीटा माइनस में अल्फा डिवाइड में 1 माइनस में अल्फा का बार, बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। फिर से सुन लीजिए, फिर से समझ लीजिए मेरे भाई, फिर से समझ लीजिए क्या होगा, आपको अल्फा और बीटा दो अलग अलग समित संख्याएं दी गई हैं, बीटा का मापांक क्या है 1 दिया गया है, तो आपको इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो मेरे साथियों मैंने एक सिस्टम लगाया, मतलब एक जुगाड़ लगाया, कुछ भी बोलो कि बीटा और बीटा का संयुग्म करेंगे तो वो उसके बीटा के मापांक के वर्ग के स्क्वायर के तुल्य आ गया, मतलब तो भैया तुल्य आ गया, यानी कि बीटा बीटा का संयुग्मी बराबर में मापांक में बीटा का स्क्वायर, और बीटा की मापांक की वैल्यू तो मुझे पता है 1, तो बीटा और बीटा बार बराबर कितना आएगा 1 आ जाएगा। इसके स्थान पर मैंने बीटा और बीटा बार लिख दिया यहां पर, और बीटा बीटा बार लिखा, तो उसके बाद मैंने क्या करा, बीटा देखिए अलग अलग करके मापांक निकाल लिया, अलग अलग करके मापांक निकाल लिया, यहां से बीटा कॉमन ले लिया तो बीटा कॉमन ले लिया, और गुणा है तो अलग अलग करके भी मापांक निकाल लेंगे यहां पर, ये देखिए उसके बाद बीटा माइनस अल्फा बीटा, अब भाई अलग अलग में बार लगा हुआ था तो एक साथ बार लग जाएगा, एक साथ संयुग्म में निकाल लेंगे, और दो समित संख्याओं के यार घटाव के से जो भी समित संख्या प्राप्त होगी उसका जब मापांक आएगा, उन दोनों समित संख्या के घटाने पर यानी कि बीटा माइनस अल्फा और बीटा माइनस अल्फा दोनों का जो संयुग्म मिलेंगे ना, उनका जो मापांक आएगा वो बराबर आएगा। कहने का क्या मतलब है, बीटा माइनस अल्फा से बीटा माइनस अल्फा कैंसिल, 1 बाई मापांक में बीटा लिख दिया, बीटा का मापांक कितना 1, तो 1 कितना आंसर आया हमारा 1 आंसर आया। तो अब सवाल नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर नंबर 18, वो 17 था भैया, अब बात करते हैं सवाल नंबर 18 की, यहाँ पर वो सॉरी वो 17 था, अब सवाल नंबर 18 की बात करते हैं। समीकरण 1 माइनस में x का मापांक की पावर x बराबर में 2 की पावर x के शून्यतर पूर्णांक मूलों की संख्या, शून्यतर मतलब जो शून्य नहीं है, यानी कि देखिए 1 माइनस में x का x बराबर 2 की पावर x के शून्यतर पूर्णांक मूलों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। इसका क्या निकाल लेंगे हम, इसका क्या निकाल लेंगे, इसका हम मॉडुलस निकाल लेंगे, इसका मापांक निकाल लेंगे। तो देखें अंडर रूट में 1 माइनस में यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस में माइनस 1 का स्क्वायर, और आपका x तो है ही बराबर में 2 की पावर x। देन देखिए भाई अंडर रूट 1 प्लस में 1 आपका x बराबर 2 की पावर x, फिर 1 और 1 आपका 2 गया, यानी कि 2 रूट में और पावर कितनी उसकी x बराबर में 2 की पावर x, रूट की मतलब पावर हाफ, तो x बाई 2 बराबर 2, इफ बेस इज इक्वल देन पावर इज इक्वल, तो अगर आधार समान है ना तो घात भी समान होंगी, तो x बाई 2 बराबर कितना जाएगा x, तो x बराबर में 2x, तो 2x माइनस में x बराबर में 0, तो x बराबर में कितना आ जाएंगी 0, तो शून्यतर मूलों की संख्या कितनी होगी 0 होगी। बिल्कुल इजी सवाल था, एकदम आसान सवाल था भैया। अब बात करते हैं सवाल नंबर 19 की और 20 की, और इस छोटी सवाल को यहीं पर फिनिश कर देंगे। तो सवाल नंबर 19 में कुछ भी नहीं करना, एकदम आसान सवाल है, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में उसे देखिए। तो सवाल नंबर 19 में क्या है भैया, देखो सवाल नंबर 19, यदि आपको दिया गया है a प्लस में आयोटा b, एनसीईआरटी तो आपके समक्ष रखी होगी, a प्लस में आयोटा b, c प्लस में आयोटा d, और आपका e प्लस में आयोटा f, g प्लस में आयोटा h बराबर में a प्लस में आयोटा b है। तो आपको क्या बताना है, दर्शाना है कि हमें
कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर आपका ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर के तुल्य है। सिंपल सा तरीका है, आसान सा तरीका है। मॉडुलस लेना होगा दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों में मापांक लेने पर, तो दोनों पक्षों में मापांक करने पर, मापांक निकालने पर, दोनों पक्षों में मापांक निकालने पर, क्या निकालने पर? मॉडुलस निकालने पर, मापांक निकालने पर समझेंगे। मापांक निकालने पर, मापांक कैसे निकालते हैं? किसी सम्य संख्या का मापांक कैसे निकालते हैं भाई? किसी भी सम्य संख्या का मापांक कैसे निकाला जाता है? कुछ ना करते मापांक निकालने के लिए। देखिए, इसका मापांक ए का स्क्वायर यानी कि वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस में काल्पनिक भाग का स्क्वायर और अंडर रूट लगा देते हैं। तो देखिए भाई, मापांक में ए प्लस में आयोटा बी, सी प्लस में आयोटा डी, ई प्लस में आयोटा एफ, जी प्लस में आयोटा एच और आपका यहां पर ए प्लस में आयोटा बी निकाल लेते हैं भाई। अलग अलग करके निकल जाएगा सबका। तो यहां पर देखिए, ए प्लस में आयोटा बी और आपका सी प्लस में आयोटा डी, देन आपका ई प्लस में आयोटा एफ का मापांक, देन आपका जी प्लस में आयोटा एच का मापांक बराबर में ए प्लस में आयोटा बी। अब क्या होगा भैया? अब आप इसका निकालेंगे मॉडुलस, तो मॉडुलस निकल जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, आपका यहां पर अंडर रूट, फिर आपका देखिए अंडर रूट में सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर, फिर इसका अंडर रूट देखिए आप, अंडर रूट में ई स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर, फिर आप इसका अंडर रूट देखिए यानी कि मापांक देखिए जी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, और इसका देखिए राइट हैंड साइड में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। भाई किसकी कमी है हमारी? किसकी कमी है? बस अंडर रूट को हटाना है, और अंडर रूट को हटाने के लिए तो हमें क्या करना होगा? दोनों पक्षों में स्क्वायर कर देंगे। तो दोनों पक्षों में क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। तो यहां पर वर्ग करते हैं भाई, दोनों पक्षों में वर्ग करते हैं और हमारा आंसर हम प्राप्त करते हैं आसानी से। ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर और आपका यहां पर ई स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर, यहां पर जी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर और राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। हैंस प्रूव्ड, जो चाहिए था वो हमने साबित कर दिया। क्या? कि आपका ए प्लस में आयोटा बी, सी प्लस में आयोटा डी, ई प्लस में आयोटा एफ, जी प्लस में आयोटा एच बराबर में ए प्लस में कैपिटल ए प्लस में आयोटा बी के बराबर है। यानी कि यह आपका इसके बराबर है। किसके? इसके। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में आपका सामने ही देखा होगा कि इसके तुल्य है। कि हमने प्रूव कर दिया। अब बात करते हैं आपके आखिरी सवाल की और मोस्ट इंपॉर्टेंट बेहतरीन सवाल की, सवाल नंबर 20 की। यहां पर चलिए साथियों, सवाल नंबर 20 की यहां पर बात करते हैं। सवाल नंबर 20 में क्या है? 1 प्लस में आयोटा डिवाइड में 1 माइनस में आयोटा की पावर m बराबर 1 है। तो m का न्यूनतम पूर्णांक मान क्या है भाई? आयोटा की पावर घात वाला कॉन्सेप्ट से हो जाएगा। सबसे पहले हम सम संख्या बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे सम संख्या? इसके संयुग्म से गुणा भाग कर कर। तो 1 प्लस में आयोटा, टेक्स्ट बुक को साइड में कर देते हैं। 1 प्लस में आयोटा डिवाइड में 1 माइनस में आयोटा इंटू 1 प्लस में आयोटा डिवाइड में 1 प्लस में आयोटा की पावर m बराबर में 1। अगर आयोटा की पावर 4 है तो क्या आएगी उसकी वैल्यू? 1। 8 है तो 1, यानी कि 4 का पूर्ण गुणज है तो वैल्यू कितनी आती है? 1। अब देखें, 1 प्लस में आयोटा का कितना हो गया? स्क्वायर, यहां पर 1 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर पावर m बराबर 1 बराबर 1। तो इसे खोलेंगे a प्लस में b के होल स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। 1 प्लस में आयोटा स्क्वायर प्लस में 2 आयोटा डिवाइड में 1 प्लस में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है आपकी? पता ही होगा, माइनस में 1 होती है, लेकिन अभी रखेंगे नहीं क्योंकि एक साथ ही रखेंगे। ऊपर भी आयोटा है आपका, आयोटा स्क्वायर है, m बराबर में 1। राइट हैंड साइड में देखिएगा, राइट हैंड साइड में क्या है? 1 प्लस में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं 1 माइनस में 1 प्लस में 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा और आपकी 1 प्लस में 1 और पावर इसकी आ गई हमारी m बराबर 1। 1 से 1 खत्म, यहां पर ये 2 गया तो आयोटा की पावर कितनी आएगी? अब आयोटा की पावर आएगी m बराबर में 1। अब तो आपको कुछ भी ना करना, m की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? तो m की वैल्यू आपकी देखें 4, 8, 16, ये एक श्रेणी बन गई भाई, समांतर श्रेणी। यहां पर तो देखें 4, 8, 16, 4, 8, 12, 16, 4, 8, 12, 16
चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। तो 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 अनंत तक चलता जाएगा। लेकिन इसने क्या पूछा हमसे, इसका सवाल क्या है कि m की न्यूनतम वैल्यू क्या है। तो m की न्यूनतम वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 4। तो m की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए यहां पर, जब आपका आंसर क्या आएगा 1, तो मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए उसकी 4। अब 4 के अलावा 8 हो 12 हो, 4 का मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन मिनिमम 4 होनी चाहिए। तो ये रही हमारी 4 भैया। तो ये सवाल भी हमने शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से फिनिश कर दिया। तो आज की इसी सभा से हमारा ये जो समय संख्या और द्विघात समीकरण ना, ये चैप्टर मेरे साथियों हमारा फिनिश हो जाता है मेरे भाइयों। क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। तो अब हम नया चैप्टर क्लास 11 का शुरू कर लेंगे और क्लास 12 के चैप्टर को अब हम आगे बढ़ाएंगे मेरे साथियों। तो थैंक्स, क्या भैया थैंक्स। आज की छोटी सी सभा से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो ना, थोड़ा सा भी हल्का सा भी, तो प्लीज इस सभा को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस ज्ञानी मैथ्स फिजिक्स प्लेटफॉर्म को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और मेहनत करते रहें। कीप स्टडिंग, कीप हार्ड वर्किंग एंड कीप प्रोग्रेसिंग इन योर लाइफ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।